तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे ये कवर करेंगे कि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, और उससे रिलेटेड क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, उससे सफर करते हैं। अब ठीक है, प्रॉब्लम्स तो है ही है, लेकिन उसके बाद आता है कि उसको हम क्योर कैसे करें, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी पॉपुलेशन के बारे में, कि जो पॉपुलेशन है आज वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, अब कितनी है, और पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसका रीजन क्या है। अब और उसके बाद कि अब अगर हम चाहते हैं उसको कंट्रोल करना, तो अब हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, बर्थ को कंट्रोल कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई भी लेडी है, वो क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो गई है। अब उस बेबी को रखना नहीं चाहती है, उसके बाद अब उस बेबी को हम को अबॉर्ट कैसे करें, उसे कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद बात करते हैं कि जो एक मिनट, कि जो भी पर्सन इंटरकोर्स करता है उसमें क्या होता है, इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो एसटीडी होती है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और उसके बाद लास्ट है इनफर्टिलिटी, और इस पार्ट को तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, कि अब एक पर्सन तो है कि बच्चा पैदा करना चाहता है, और एक पर्सन है कि बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है। अगर नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, एमटीपी करते हैं। और अगर कोई करना चाहता है लेकिन बट हो नहीं रहा है, तो उसमें हमने क्या डील किया था, इनफर्टिलिटी, कि जो इनकेपेबल होते हैं वो, अब हम उसको कैसे क्योर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। अगर हम एक जनरल सी बात करें तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पूरा का पूरा सिस्टम, ओवरीज हो गई, हमारे पास फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, अगर वो सारी चीजें ओके हैं तो हम कहेंगे कि वो पर्सन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। या अगर मेल की बात करेंगे, टेस्टिस नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, मतलब पीनस वगैरह सारी चीजें प्रॉब्लम है, जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे नॉर्मल है, तो हम कहेंगे वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो ठीक होने ही होने चाहिए, इसके अलावा वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर और आपका सोशली भी क्या होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए। अगर वो इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है ना, कि वो फिजिकली भी फिट है, इमोशनली भी फिट है, बिहेवियर भी ठीक है और सोशली भी ठीक है, तब कहेंगे कि कोई भी पर्सन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। अब इसका मीनिंग क्या है, आप खुद ही सोचो। मान लेते हैं किसी के ऑर्गन्स बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी पर्सन, वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उनका जो बिहेवियर है सोसाइटी में, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो किसी को भी देखकर कुछ भी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, अपने मतलब ये कह सकते हैं आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, उसकी पार्ट्स को लेके, किसी के साथ भी मतलब कुछ छेड़छाड़ करना, कुछ भी करना। अब देखो, बॉडी से तो वो पूरे ठीक ही है, लेकिन सोशली जो उनका बिहेवियर है अपने रिप्रोडक्शन को लेके, वो वहां पे ठीक नहीं है। तो हम कहेंगे कि ऐसे केस में वो क्या है, एक पर्सन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है, टोटल वेलबींग होना ऑल एस्पेक्ट्स में, physically, emotionally, behavior और हमारे पास socially. So therefore, a society with people having physically and functioning normal reproductive organ and normal emotional and behavior interaction among them in all sex related aspects might be called reproductive healthy person. जैसे आपने देखा ही होगा या सुना ही होगा, जो गांव के लोग होते हैं वो इनके बारे में कभी खुल के बात नहीं कर पाते, ना आपस में बात कर पाते हैं, ना ही अपने बच्चों से खुल के बात कर पाते हैं, बहुत उसमें शाय फील करते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात हो तो बच्चों को भगा देते हैं, या कुछ अजीब अजीब से बिहेव करते हैं, उनको लगता है कि ऐसी बातें करना बहुत गंदी बातें होती है। तो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है ना इन सारी बातों को लेकर, वो उन चीज को हाइड कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसी तरीके से एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर हम एक डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, तो हमें इसके बारे में भी एकदम क्या करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। तो जो जो पर्सन बिहेवियरली भी क्या होते हैं, फिट नहीं होते, उनको भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन
रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बात करते हैं कि इसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या स्ट्रेटेजी आएगी। तो आपको एक्चुअली इस ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इंडिया सबसे पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की थी पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले जिसने एक प्लान इनिशिएट किया था वो इंडिया ही है, नेशनल लेवल पर इनिशिएट किया था। और कब किया था? 1951 में। और जो भी था इसमें और मैम पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है इंडिया की, हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल, कोइंसिडेंस वही है? मैं कह रही हूँ कि सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन इंडिया सबसे पहली कंट्री है। जब मैंने ये डेटा पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई थी कि है फर्स्ट कंट्री, लेकिन यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। पॉपुलेशन तो छोड़ो, और से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो हर केस में इंडिया सबसे टॉप पर है, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो या मिथ से रिलेटेड हो। तो सबसे ज्यादा नंबर इंडिया में काफी ज्यादा हाई है बाकी कंट्री के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो ऐसे फर्स्ट कंट्री है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने इनिशिएट किया था एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल। इसलिए इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिकॉर्डिंग, और उसको नाम दिया था फैमिली प्लानिंग। लेकिन क्या हुआ इसके बाद, जो फैमिली प्लानिंग वाला हमारे पास क्या था, ये जो प्रोग्राम है, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव किया गया, और बाद में इसी इम्प्रूव प्रोग्राम को नाम दे दिया आरसीएच। तो आरसीएच क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम और पार्ट को प्रॉपर ढंग से क्लीन करते हैं, उसी तरीके से हमें उस पार्ट की भी प्रॉपर केयर करनी चाहिए और उसको प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए। अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हमें हॉस्पिटल में जाकर उसको दिखाना चाहिए। ये तो क्या होता है, मोस्ट रिलेटेड हम क्या होता है, हम जाते ही नहीं, हम शर्माते रहते हैं कि नहीं हम कैसे दिखाएंगे वहां पे अपना पार्ट, कैसे दिखाएंगे या कैसे बात करेंगे। उसके अलावा जो भी अब किसी भी बच्चे का बर्थ हो गया है, तो अब उस बच्चे की केयर कैसे करनी है, और उसके बाद जिस लेडी ने बर्थ दिया है उस लेडी की केयर कैसे करनी है, वो सारा इस प्रोग्राम के अंडर आता है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सारी वही चीजें थी कि हमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी मतलब जितनी भी जो चीजें होती हैं लोगों को अवेयर करवाना है, और क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी। जैसे आपको पता होगा, शायद हो सकता है कि पता हो, आज से बहुत साल पहले या अभी भी शायद जो हॉस्पिटल होते हैं, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी तो वहां पे फ्री में कॉन्डम्स मिलते थे कि लोग वहां से आए और वहां से उसको लेकर जाए। तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फैसिलिटी ही हो गई है कि आप अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आपको कुछ अजीब लग रहा है, तो आप हॉस्पिटल में जाके वहां से फ्री आपको अवेलेबल मिलते थे वहां पे। सो सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर थी। उसके बाद यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में यही सारी चीजें दी हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको ऑरली बता देती हूँ, उसके बाद आप उसको खुद ही रीड कर लेना। इसमें ये बताया गया है कि जो सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों को, स्पेशली बच्चों को, जो बच्चा प्यूबर्टी के बाद एडोलसेंस वाले पीरियड में होता है, उसको उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिस एज में आप अभी हो। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमारे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब इतनी इतनी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तो कुछ बच्चे तो जो अपने पेरेंट्स से खुले होते हैं आराम से बात कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जब एक बच्चा छोटा ही होता है, थोड़ा सा वो मैच्योर हो गया है, तो हमें खुद ही उनको इन सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए कि एडोलसेंस क्या होता है। एक टाइम पीरियड के बाद हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आर्म पिट्स पर हेयर ग्रो करते हैं, जो हमारा रिप्रोडक्टिव एरिया वाला पार्ट होता है वहां पे हेयर्स ग्रो करते हैं। बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं बच्चों को इस टाइम पे। तो उन सारी चीजों को लेके उनको हवा नहीं बनाना चाहिए। जैसे बच्चे, आपने भी सुना होगा या आपने भी कभी अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछा होगा, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे पैदा हुए। तो सारे बच्चे ये आंसर करते हैं कि आपको ना बस ऊपर से भगवान आए और भगवान ने हम आपकी झोली में रख दिया। लेकिन कभी भी उनको बताते नहीं है कि क्या चीज होती है, क्या प्रोसीजर होता है जिसकी हेल्प से एक बेबी पैदा होता है। बस उनको इन गोल मोल बातों में वो कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों से सारी बातें खुल के करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी वो चीजें हैं कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है, उनको भी अवेयर करवाना चाहिए। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स अपने पेपर में डालने चाहिए जिससे जो भी मतलब पर्सन हो, सारे हर एक केस के, चाहे वो पेरेंट्स हो, इवन पेरेंट्स को ही नॉलेज नहीं होती इसीलिए वो अपने बच्चों को नॉलेज नहीं दे पाते हैं। मतलब और हमें पीपल को एजुकेट करना चाहिए कि, और साथ ही साथ में स्पेशली उनको करना चाहिए जो फर्टाइल कपल है। अब देखो, जो कपल फर्टाइल है मतलब 18 ईयर्स
मतलब एक्चुअली ये ऐसे तो 13-14 ईयर के बाद ही वो फर्टाइल हो जाते हैं, लेकिन जो इस एज तक पहुंच गए हैं कि अब उनको शादी करनी है, उनको बच्चा करना है, तो उनको पूरी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि देखो जब बेबी होता है तो उसके बाद एक जो लेडी है उसकी केयर कैसी करनी चाहिए, बच्चे की केयर कैसी करनी चाहिए, एक प्रेग्नेंट मदर को, और जब बच्चा पैदा हो गया है और जब नहीं हुआ है तब भी हमें किन की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। या फिर ऐसे नहीं कि बच्चे बस पैदा करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, तो उनको हमें प्रॉपर बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन भी बताने चाहिए कि आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई भी पर्सन इंटरकोर्स कराए इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी लाइफ इंटरकोर्स करा तो उसको उतने बच्चे पैदा करने ही करने हैं। आपने पहले ही इसमें देखा होगा जैसे जो हमारे दादा या फिर परदादा वगैरह है उनके 10-10 बच्चे होते थे मिनिमम, वहां पे हमारे पास 10-12 बच्चे या 6-7 बच्चे तो आराम से होते होते थे। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं क्योंकि उनको पता नहीं था इसके बारे में कि हम उस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में हमें मैरिज की जो एज ग्रुप है उसको भी डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे अभी भी हमने बात की कि एक लड़का हो या लड़की हो, मतलब मिनिमम 13 ईयर तक तो वो मतलब उसकी बॉडी तो कैपेबल हो ही जाती है एक बेबी को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन वो बच्चा जो है वो फिजिकली रेडी हो गया है लेकिन मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। अब उनको नहीं पता कि बच्चे की केयर कैसे करनी होती है, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाए क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या सोशली मतलब प्रेशर होता है। तो उन सारी चीजों को मतलब ये कह लो कि आप मतलब उसको लेकर नहीं चल सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमें पहले ही बताना चाहिए। अगर हम इन सारी चीजों के बारे में पहले बताएंगे तो जितने भी इविल्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं सेक्स रिलेटेड, वो कभी भी नहीं होंगे। और इसके अलावा कि जो इंट्रोडक्शन है सेक्स एजुकेशन का वो स्कूल में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होना ही होना चाहिए। उनको प्रॉपर ढंग से बताना चाहिए। इसमें इस पूरे पैराग्राफ में वही चीजें लिखी हैं। मैं चाहती हूँ एक बार आप इसको खुद ही रीड कर लो। अगर कोई भी आपको यहाँ पे कुछ लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। आप एक बार इसको खुद ही रीड कर लीजिए। रीड कर लिया आपने? मैम लास्ट पॉइंट रह गया। ठीक है, ठीक है। I'm done. वास्तु संयम आपने भी रीड कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। एक बार आप इसको भी रीड कर ही लीजिए आगे। यहाँ पर वही है कि हमें इसके लिए अगर इन सारी चीजों का सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए हमारे पास, जो सारी चीजें करें।
आपने पढ़ लिया होगा, बस इस वाले पॉइंट को मैं आपको दोबारा वो करवा देती हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन जोन है। तो हमने यहाँ पे क्या बात की है, ऐसे हमने कल भी किया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बैन होना चाहिए एमनियो सेंटेंसेस के ऊपर। अब जो मीनिंग है ना स्टैट्यूटरी, इसका मीनिंग होता है लीगल और बाय लॉ, कि हमारे पास जो ये वाली टेक्निक है एमनियो सेंटेंसेस, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, लीगली बैन होना चाहिए। क्योंकि ये टेक्निक ऐसी है जिससे हमें एक फीटल का जो एक बच्चा है उसका सेक्स डिटरमिन हो सकता है, किसके बेसिस पे, ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। और हम क्या करते हैं इसमें, कल ही हमने बात की थी कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कहाँ पे होता है, सराउंडिंग द एम्ब्रियो, उसको हम निकालते हैं। एक बार आप दोबारा देख लो, आपने कल भी देखा था कि हम इस पिक्चर में कि हम एमनियो सेंटेंसेस टेक्निक में क्या करते हैं, एक निडल लेते हैं और इस निडल को इंजेक्ट करते हैं फीमेल के एब्डोमेन से। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या, ये फीटस है, फीटस के आसपास क्या होता है, फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और जिस फ्लूइड में जो फ्लूइड, ये फ्लूइड एक कैविटी में प्रेजेंट होता है, इस कैविटी को कहते हैं एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक सैक में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड में क्या देखा गया कि जो हमारे पास ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो फीटस है, इसकी बॉडी से कुछ कुछ ना सेल रिलीज हो जाते हैं। तो सेल कहाँ चले गए हमारे पास, इस फ्लूइड के अंदर चले गए। तो जब हम इस फ्लूइड को निकालते हैं और बाद में इसका हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हो ना, जैसे हम लस्सी बनाते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो जब हम उसका रोटेशन करते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाते हैं, उस बेबी के फीटस के यहाँ पे सेल मिल चुके हैं। और जब सेल मिल गया तो सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। बाद में हम उसका डीएनए एनालिसिस और हम यहाँ पे क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं। तो कल भी हमने बात की थी कि जब स्टार्टिंग में ये टेक्निक आई थी तो इस टेक्निक का यूज हम किस लिए करते थे, जस्ट ओनली ये चेक करने के लिए कि जो बेबी है वो आपका ओके है कि नहीं है, वो पर्सन किसी डिजीज से सफर तो नहीं कर रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका बहुत ज्यादा इसका मिसयूज किया गया, क्योंकि हमें इससे सेक्स भी डिटरमिन हो जाता था कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इस तरीके की जो टेक्निक है उनका बैन होना चाहिए। ऐसे बैन भी नहीं कह सकते, हमें लगता है कि ये होना चाहिए कि प्रॉपर, अगर बैन तो ये हो गया कि क्योंकि इस टेक्निक की हेल्प से हमें बहुत सारी चीजें पता भी चल रही है। अब जैसे हमने बात की कि कोई भी अगर पर्सन डिजीज से सफर कर रहा है, अगर हमें पहले ही पता चल जाता है तो ऐसे पर्सन को, मतलब ऐसे बच्चे को जन्म देना, मतलब उसमें हम थोड़ा सोच सकते हैं कि जब वो बच्चा आएगा इस दुनिया में तो क्या वो इन सारी चीजों को टॉलरेट कर सकता है, क्या उसकी लाइफ इजी होगी कि नहीं होगी। लेकिन यही एक इसका डिसएडवांटेज है कि हमें इसे सेक्स पता चल जाता है। और दूसरी चीज ये भी है कि एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर हमें इस टेक्निक को करना है तो हमेशा ये आपका 15 to 18 वीक के बाद ही होगा। तो तब तक ऐसे काफी टाइम हो जाता है बच्चे को, तो ये है कि वो काफी ज्यादा आपका डेवलप भी हो जाता है। तो ऐसे बच्चे का मिसकैरेज करना थोड़ा सा, मतलब मदर के लिए डिफिकल्ट होता है। और कई बार ये देखा गया है कि फीमेल की डेथ भी हो जाती है जब ये वाला टेस्ट करते हैं उसके बाद। और ये कैसा टेस्ट होता है, प्रीनेटल। प्रीनेटल कल भी बताया था कि जो बर्थ से पहले होता है उसको टेस्ट कहते हैं, प्रीनेटल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कल हमने इसकी भी बात की थी कि एक हमारे पास होती है कॉरियोनिक विलेज सैंपलिंग। ये भी हमारे पास कुछ एमनियो सेंटेंसेस की तरह ही होता है, बस इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्लेसेंटा होता है वहां का टिश्यू हम कुछ निकालते हैं। और इस टेक्निक की हेल्प से भी जो जो चीजें हमें एमनियो सेंटेंसेस से पता चल रही थी, यहाँ पे हमें सेम चीजें वही पता चलती है। और एक फर्क इसमें ये है कि हमारे पास ये जो कॉरियोनिक विलेज सैंपलिंग है थोड़ा सा सेफ होता है एमनियो सेंटेंसेस के कंपैरिजन में। और सेकंड चीज ये है कि इसको हम पहले करवा सकते हैं, जैसे हमने बात की थी ना कि वो आपका 13 to 15 वीक के बाद ही होता है, लेकिन इसको इनिशियल वीक नहीं करवा सकते हम, आपका 1-2 महीने के बाद ही। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पिल है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सहेली जो है एक हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसका यूज करती है फीमेल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। और ये डेवलप की थी लखनऊ में। एक हमारे पास क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में प्रेजेंट है। इन्होंने क्या किया था, इस ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रोड्यूस किया था फीमेल के लिए। तो ये वाली स्लाइड यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें वही है कि अगर हमें बेटर अवेयरनेस चाहते हैं, हमें सेक्स रिलेटेड मैटर के बारे में बात करनी चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए नंबर मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी का।
और बर्थ के बाद हमें बच्चों के लिए, जैसे आपको पता होगा, अगर जो जैसे गांव वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे आंगनवाड़ी वगैरह होता है, तो बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे ये होता है कि आप ना पूरे दिन भर में उनको भेजो, तो काफी सारी फीड्स वगैरह बच्चे के लिए और मदर के लिए वहाँ पे आती है, कुछ न्यूट्री पता नहीं क्या क्या, काफी कुछ कुछ होता है। अब देखो, अब चाहे फैमिली किसी के अफोर्ड कर सकती हो या ना कर सकती हो, लेकिन ये प्रोग्राम सबके लिए होते हैं कि वो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 2-3 साल का पीरियड होता है वो। आपने अगर सुना हो आंगनबाड़ी के बारे में, तो मतलब ये सारे क्या होता है, पोस्ट नेटल के बारे में कि जब बर्थ हो गया है उसके बाद। और जो आंगनबाड़ी वाले होते हैं ना, ये बर्थ से पहले भी करते हैं, कि जैसे अगर उनको पता चले कि गांव में कोई लेडी है, उनके भी बच्चा होने वाला है, तो उससे पहले भी वो क्या करते हैं, उस मतलब लेडी को कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं वहां पे। मतलब ये सब कुछ पंचायत के अंडर होता है कि आप इतना ग्राम, इतना किलोग्राम उनको मतलब कुछ कुछ फूड प्रोवाइड करोगे। और उसमें ये चीज भी होती है कि जैसे बच्चे का बर्थ हो गया, तो एवरी मंथ वो आते हैं, बच्चे का वेट भी चेक करते हैं कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। तो ये सारे हमारे पास जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम है, हमें इनको और ज्यादा मतलब इनका नंबर हाई करना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए इससे रिलेटेड। ठीक है। मैम ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल काम कैसे करती है? हाँ जी। मैम ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल काम कैसे करती है? फंक्शनिंग क्या है इसकी? काम कैसे करती है? ओके, ये ना दो चीजें करती हैं, ऐसे आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो इसमें होता क्या है कि इसमें हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली चीज ये होती है कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, तो अगर एग ही रिलीज नहीं होगा तो फिर तो कोई चांसेस है ही नहीं प्रेग्नेंट होने के। और सेकंड ये काम करती है, जैसे आपने देखा था वहां पे कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वहां पे जो सर्विक्स होता है वो आपकी नैरो ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग है, तो वहां पे इतना ज्यादा म्यूकस इकट्ठा कर देती है ना, कि इतनी ज्यादा ब्लॉकेज हो जाती है कि अगर स्पर्म बाहर से आएंगे तो वो यहाँ पे एंटर ही नहीं हो पाएंगे। तो ये ओनली दो चीजों के ऊपर काम करती है, एक तो ओवरी के ऊपर और सेकंड आपका यूट्रस के ऊपर। ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगी और म्यूकस का सिक्रेशन करेगी बहुत ज्यादा, मतलब सर्विक्स को पूरा आपका हार्ड कर देगी। ठीक है। अभी जब हम आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब आगे करेंगे ना बर्थ कंट्रोल के बारे में, तब दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सहेली क्या है, एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो किसने डेवलप की थी, CTRI वालों ने, जो लखनऊ में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर भी अगेन कुछ डेटा है, मैं आपको उसको खुद ही बता देती हूँ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल का। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। अब यहाँ पर जो डेटा है, मैं इसको ये पैराग्राफ हम बाद में रीड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको खुद ही कुछ बता देती हूँ, और प्लीज आप भी इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, वही डेटा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ एक्चुअल में, जब पॉपुलेशन को स्टडी किया गया तो क्या देखा गया, 1900 की बात है, मतलब 1900 में पॉपुलेशन को काउंट किया गया, तो हमने क्या देखा कि 1900 में अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम पे, 2 बिलियन थी। ठीक है, कब की बात हो रही है, 1900 की बात हो रही है। उसके बाद 1900 के बाद हमने देखा, कब काउंटिंग कब की, 2000 में, अभी अभी आपका 20 साल पहले 2000 की बात है। तो हमने क्या देखा कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी 1900 में, 2000 में उसका नंबर कितना इंक्रीज हो गया, 6 बिलियन इंक्रीज हो गया, 6 बिलियन मिली हमें। और उसके बाद अभी अभी दोबारा इसकी काउंटिंग हुई 2011 में, तो 2011 में इसका नंबर कितना हुआ आपका, 7.2 बिलियन। ये कुछ डेटा है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, ईयर के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। 1900 में वर्ल्ड वाइड थी 2 बिलियन, 2000 में हुई 6 बिलियन और 2011 में हुई 7.2 बिलियन। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो डेटा दिया गया है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो ओनली इंडिपेंडेंस के बाद वाला दिया है, 1947 के बाद का। तो क्या देखा कि जब 1947 में इंडिया के अंदर पॉपुलेशन काउंट की गई, तो कितनी थी हमारे पास, फिर थी 350 मिलियन, 350 मिलियन थी। ठीक है। उसके बाद दोबारा वही सेम 2000 में काउंट की गई, तो फिर पॉपुलेशन कितनी होगी, 1 बिलियन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सोचो पूरे 2000 में पूरे वर्ल्ड में कितनी थी, 6 मिलियन, और इंडिया में ओनली 1 मिलियन। तो हम कह सकते हैं ना कितने में से आपका, अगर हम इसका कुछ एक डेटा, अप्रोक्सीमेटली इंडिया ने कवर किया। हाँ जी बिल्कुल।
और उसके बाद जब 2011 की बात करें तो होता है आपका 1.2 बिलियन। ये कुछ डेटा है, बस जो आपको याद में रखना है। इस पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप हमें ये बता दो। तो अब अगर हम देखें ना यहाँ पे कि हमारे पास जो है 2000 में इंडिया में थी 1 बिलियन, और उसके बाद भी 1.2 बिलियन, और अभी तो बहुत ज्यादा हो गई है। कितने कहते हैं हमारे मोदी जी, कितने करोड़ देशवासी, तो आपको पता होगा ही कि अब कितना ज्यादा, 100 पता नहीं ऐसे कुछ 130 करोड़ की 140 करोड़ जो भी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, ग्रोथ रेट समझते हो ना आप क्या होता है? इकोलॉजी के बाद, इकोलॉजी में हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन है वो आपकी कैसे ग्रो हो रही है, किस रेट से वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो जब हमने इंडिया का ग्रोथ रेट देखा तो हमारे पास वो है आपका 1.5% क्या है, ग्रोथ रेट है इंडिया का। मतलब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि लेस देन 2% है। लेस देन 2% का मतलब पता क्या है यहाँ पे, कि अगर पूरे साल भर में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना पर ईयर, तो उसमें से जो 20 बच्चे हैं वो इंडिया के हैं। इसका मतलब ये है कि पर ईयर पूरे साल भर में 1000 बच्चों में से 20 बच्चे इंडिया के हैं। इतना ज्यादा ग्रोथ रेट है इंडिया का, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई है। समझ आया आपको? यस मैम। तो यहाँ पे बस वही डेटा है, वही अभी हमने यहाँ पे पढ़ना है। अब हाँ, अब ये बताना भूल गई, चलो ये भी वहीं पे बता देती हूँ आपको कि रीजन क्या है इसका। तो रीजन ये है कि जो फैसिलिटी वगैरह है वो बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जब पहले फैसिलिटी नहीं थी तो जब बच्चे पैदा होते थे ना तो बहुत सारे बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते थे, एंड बहुत सारी मदर की डेथ भी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे फैसिलिटी इंक्रीज हुई उसके बाद क्या हुआ, जो मदर का मोर्टेलिटी रेट था, मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट, पता होगा आपको, ठीक है? तो जो डेथ रेट था Yes. मदर का वो क्या होगा, घट गया, आपका डिक्रीज हो गया। एंड सेम टाइम पे जो बच्चे का जो मोर्टेलिटी रेट था वो भी घट गया। तो बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, जो एमएमआर है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वो भी डिक्रीज हो गया, एंड जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो बच्चे के मरने का रेट है, वो भी डिक्रीज हो गया। तो ये रीजन है एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक है, एक बार एक काम कीजिए, आप इसको खुद ही रीड कर लीजिए, जो भी आपने डेटा नोट किया होगा ना, यहाँ पे सारा डेटा वही लिखा है। मैम लैक ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो है ही, कि अगर किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पता ही ना हो तो वो तो है ही, ऑब्वियसली। ये नोट कर लेना, एवरी 6% द वर्ल्ड इज इन इंडियन। जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसमें है आपका क्या होगा, एवरी 6% क्या है, इंडियन है। सॉरी, जो मैंने भी आपको बताया था ना 2%, यहाँ पे पूरा डेटा दिया है 1.7%। इसको प्लीज आप ना पूरा ऐसे ही नोट कर लेना, 2% को हटा के आप 1.7% कर लेना। हम गूगल पे डाटा दिया हुआ है कि पर सेकंड 1000 इन्फेंट्स बॉर्न होते हैं, जिसमें 20 इंडियंस होते हैं। हाँ जी, वही कह रही हूँ, लेकिन एक्चुअली जो ये यहाँ पे जो ये डेटा दिया गया है ये आपका पुराना ही है ना, तो अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वो यहीं से ही आएंगे, मतलब अभी एनसीईआरटी वालों ने अपडेट नहीं किया है। यस मैम, और ये फर्स्ट प्लेस है इंडिया की फ्रैक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पॉपुलेशन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं एनसीईआरटी में जो भी आपकी ना करेक्ट नहीं की गई है। अगर आप इकोलॉजी में भी पढ़ोगे ना जब, तो वहाँ पे बहुत सारे वो है हमारे पास, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जब
हमने प्लस टू की थी तब भी वही डेटा था और आज आप करो तब भी वही वाला डेटा है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जितने भी नंबर है नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, ये सारा एकदम चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया है, लेकिन वहां पर अपडेट नहीं है। तो आपको वही डेटा तो वही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि क्वेश्चंस आपके वहीं से बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपने रीड कर लिया हो तो आप आगे इसको भी रीड कर ही लो कि उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम क्या करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करें, लोगों को अवेयर करवाएं। और एक बहुत ही फेमस स्लोगन था, आई होप आपने भी पढ़ा ही होगा, हम दो हमारे दो। पहले क्या होता था, हर जितने भी जो पंचायत वाले होते थे जब वो गांव में आते थे, इस एक मतलब हमारे पास ऐसे चिप्स ही होते थे, उसको दरवाजे पर चिपका कर जाते थे कि हम दो हमारे दो, हमें दो ही बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी पॉपुलेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। और टीवी में भी ऐसे बहुत बार ऐड आती होती थी पहले। और उसके बाद हमने क्या किया, एक मैरिज का एक मतलब एज हमने डिसाइड कर ली कि फीमेल की एज होनी चाहिए 18 ईयर और मेल की होनी चाहिए 21 ईयर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको से पता ही होंगी इन सारी चीजों के बारे में। तो हमें इस तरीके से अवेयर करना चाहिए लोगों को, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके जितनी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, अब इसके बाद वाला जितना भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब तक हमने जो भी बातें की वो सारी जनरल जनरल बातें थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। अभी हमने बात की कि हमें क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना चाहिए, लोगों को उसके बारे में अवेयर करवाना चाहिए। बट पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव की वो क्या होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन, लड़का हो या लड़की हो, अगर वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली बात, कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, मतलब वो उसको खुद ही यूज कर सके, इजिली अवेलेबल हो मार्केट में, इफेक्टिव हो। अब ऐसा ना हो ना कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहा है लेकिन उसके बाद भी कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो इफेक्टिव तो नहीं है। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, और रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसी चीज हो जिसको बार बार कोई पर्सन यूज कर सके, एक बार यूज किया, सेकंड बार, 2 टाइम, और जिसके कोई साइड इफेक्ट हो ही ना या फिर बहुत ही कम साइड इफेक्ट हो। इसके अलावा जब भी मेल और फीमेल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी वो इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे उनकी सेक्सुअल ड्राइव के साथ, डिजायर के साथ या सेक्सुअल एक्ट के साथ। अगर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, वो इंटरफेयर करेगा, तो कोई भी जो पर्सन होगा वो इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसकी कैटेगरीज हैं बहुत सारी। अब कौन कौन सी कैटेगरीज है वो यहाँ पे सारी की सारी है जो आज हमें डिटेल में डिस्कस करनी है, और आज हमारा यही मेन टॉपिक है कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है नेचुरल मेथड, जिसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। सेकंड में आता है बैरियर मेथड, थर्ड आता है आईयूडी, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, फोर्थ आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर आते हैं इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, एंड लास्ट में आता है सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल मेथड की, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। तो हमारे पास ये जो नेचुरल मेथड है इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल है, मतलब हम यहाँ पे किसी भी डिवाइस का, किसी भी चीज का कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बट मेन इसका फोकस किस पे है कि नेचुरल मेथड काम किस पे करता है। यहाँ पे हमारा एम बस इतना सा है कि हमें जो ओवम है और जो कौन है स्पर्म है, हमें इनकी मीटिंग नहीं करवानी, इन दोनों की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बस इससे हमें उसको प्रिवेंट करना है। नेचुरल मेथड में वही चीजें आती है। इसमें हमारे पास 3 मेथड आते हैं नेचुरल मेथड में। सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकंड आता है कोइटस इंटरप्टस जिसे विथड्रॉ भी कहते हैं, एंड थर्ड आता है लैक्टेशनल एमिनेरिया। सबसे पहले हम करेंगे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के बारे में। अब ये पीरियोडिक एब्सिस्टेंस क्या होता है, अब आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल किया है और आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है, एंड ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, यही पढ़ते आते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ वही दिखाया गया है कि मान लेते हैं हमारे पास, ये देखिए मेंस्ट्रुएशन होता है एक से लेके 5 दिन तक, चलो यहाँ पे 6-7 दिया है। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम तो वो वाला पीरियड कैसा, टोटली इनफर्टाइल है, कोई चांस नहीं होते हैं उस टाइम पे फर्टिलिटी के, क्योंकि एग ही प्रेजेंट नहीं है।
तो अगर इस टाइम पे कोई भी इंटरकोर्स कर रहा है तो वहां पे कैसे चांस है, नील चांस है प्रेग्नेंट होने के। उसके बाद हमने कहा 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, लेकिन देखो ये पक्का कंफर्म नहीं है ना कि 14 डेज पे ही ओव्यूलेशन होगा, 2 दिन पहले भी हो सकता है और 2 दिन बाद में भी हो सकता है। ठीक है, 14 डेज पे होगा। 13, 12, 11 जो ये बहुत सा डार्क ग्रीन दिखाया गया है ना, ये क्या दिखाया गया, मोस्ट फर्टाइल पीरियड, कि यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है 8th, 9th, 10th, ये सेमी फर्टाइल। सेमी फर्टाइल यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मतलब किसी ना किसी रीजन की वजह से मान लेते हैं कि आपका मेंस्ट्रुएशन के एकदम बाद ही एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वहां पे ओव्यूलेशन हो गया। तो कुछ चांसेस हैं यहाँ पे, लेकिन चांसेस फिर भी कम ही है, बट ना के बराबर ही है, इसलिए लिखा है सेमी फर्टाइल, रेयर चांस होते हैं। और उसके बाद 16 के बाद भी 17, 18, 19 में भी क्या है, बहुत ही रेयर चांस है। मतलब यही वाला पीरियड है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड है ना, आप मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 7 डेज मान लेते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि इस वाले पीरियड में इंटरकोर्स ना हो। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कि आप ये बस पूरे मंथ में से ना, ये हमारे पास जो हफ्ता है या फिर ये 5-6 दिन है, इनको स्किप कर दो। इसके अलावा आप मंथ में कभी भी इंटरकोर्स कर सकते हो, तो वहां पे कोई चांस नहीं होंगे